हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हाल ही में एक न्यू एनिमे आया है जिसका नाम है एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसका तुम अभी ये रिव्यू वीडियो देख रहे हो। और इस एनिमे का एपिसोड 1 मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब मैंने एंजॉय किया। ये नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा एपिसोड था और एनिमे बहुत अच्छा हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन मुझे इसका एपिसोड 1 ठीक ठाक लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चैनल पर इसके एपिसोड्स का रिव्यू किया जाए और इसके पूरे सीजन 1 को कवर किया जाए। और हो सकता है इससे मेरा चैनल भी वापस रिवाइव हो जाए और चैनल की ग्रोथ होने लगे। तो यही सोचकर मैंने फैसला लिया कि चलो इसके एपिसोड 1 का रिव्यू किया जाए। तो हम सीधा इस एनिमे के एपिसोड 1 पर आते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमारा जो मेन कैरेक्टर था, हमें दिखाया जाता है कि मिडिल स्कूल में उसे बुली किया गया था, जिसकी वजह से उसने स्कूल जाना छोड़ दिया और बाद में वो अपने घर पर रहने लगा एक नर्ड की तरह। और एक दिन अचानक उसके मोबाइल चलाते चलाते मौत हो जाती है। मरने के बाद उसे एक गॉडेस दिखती है जो कि उसे कहती है कि वो उसे दोबारा से रीइंकार्नेट करेगी एक दूसरी दुनिया में, एक मैजिकल वर्ल्ड में जहाँ पर मैजिक होगा। और वो गॉडेस उसे एक ओवर पावर्ड एबिलिटी वगैरह भी देगी और उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो अब जो हमारा मेन कैरेक्टर वो सोचता है कि अब शायद वो एक अच्छी लाइफ जी पाएगा जहाँ पर उसे बस एनिमे मांगा ये सब मिलेगा, उसे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, बस सोए रहेगा, पड़े रहेगा और अपनी ज़िंदगी को आराम से जिएगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर का जो जन्म होता है वो एक बच्चे के रूप में होता है और ये देखकर वो काफ़ी हैरान होता है कि यार मेरे को बच्चे से शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी कि एकदम शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो जन्म लेता है एक राजा रानी के यहाँ, एक किंगडम में, एक राजकुमार के रूप में। तो वहाँ पर जो राजा रानी है दोनों ही इसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि उनका जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो वहाँ पर एक लेडी रहती है जो कि एक क्रिस्टल बॉल लेके आती है, जिससे कि हमारे मेन कैरेक्टर के माना लेवल को चेक किया जाएगा कि आखिर इसकी माना लेवल क्या है और ये कितना स्ट्रॉन्ग है। दोनों राजा रानी उम्मीद करके बैठे होते हैं कि इसकी लेवल कम से कम 50 या 60 तो होगी ही होगी, लेकिन जब चेक करते हैं तो उसकी लेवल सिर्फ 2 निकलती है। ये देखकर राजा रानी दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जिसमें से रानी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। तो वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, ऐसे बेकार बेटे का क्या करेंगे। तो दोनों फिर फैसला लेते हैं कि वो पब्लिक को ऐसा बताएंगे कि उनका जो बेटा पैदा हुआ था वो असल में मरा हुआ पैदा हुआ था। और फिर वो राजा अपनी एक दासी को, यानी कि वहाँ पे जो खड़ी होती है एक औरत, उसे हुक्म देता है कि इस बच्चे को जंगल में छोड़ जाओ मरने के लिए। और ऐसे ही होता भी है, हमारे मेन कैरेक्टर को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और उस जंगल में एक बड़ी सी वुल्फ आती है, जिसे तुम डीमन भी कह सकते हो, एक डीमन वुल्फ। वो आती है, हमारे मेन कैरेक्टर को खाने की कोशिश करती है और तभी हमें वापस से वो गॉडेस देखने को मिलती है जो कि कह रही होती है कि काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और मेन कैरेक्टर को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है उसकी गलती की वजह से, क्योंकि उसने मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है और उसकी जो एबिलिटी जो कि माना लेवल है वो है 1002। बट क्योंकि हमारा हीरो जिस दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ है वहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट्स में ही माना लेवल चेक होती है, तो इसकी वजह से उसकी जो पावर लेवल दिखाई गई थी वो 02 दिखाई गई थी। तो इस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की रियल पावर वहाँ पर शो हुई ही नहीं। और ऊपर से हमारे मेन कैरेक्टर को उसने कुछ खास एबिलिटी नहीं दी, सिर्फ एक बैरियर की मैजिक एबिलिटी दी थी कि वो बैरियर यूज़ कर सकता है। लेकिन तुम एनिमे में देखोगे कि भाई बैरियर को भी वो किस तरीके से यूज़ करता है, जिसे देख कर तुम सोचोगे कि यार बैरियर मैजिक को कोई इस तरह भी यूज़ कर सकता है क्या। लेकिन अगेन क्योंकि ये किस्से का एनिमे है तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद वो डीमन वुल्फ हमारे हीरो को खाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है वो अपने बैरियर मैजिक का यूज़ करके खुद को बचा लेता है और ऊपर से उस डीमन वुल्फ को हरा भी देता है। फिर वो जो डीमन वुल्फ होती है वो भाई माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो उसे छोड़ दे और हमारे हीरो से वो बात करने की कोशिश करती है। पता नहीं कैसे कोशिश कर रही है भाई, उसे पता नहीं क्या बच्चा है, लेकिन हमारा हीरो भी अपने बैरियर मैजिक की वजह से किसी तरह बोल पाता है, पता नहीं कैसे लेकिन वो बोल पाता है। और हमारा हीरो अपना नाम बताता है हारुतो। वो अपना वो वाला नाम नहीं बताता जो कि राजा और रानी ने रखा था, बल्कि वो अपना पुराना वाला जैपनीज़ नेम बताता है। इसके बाद जो डीमन वुल्फ होती है वो एक ह्यूमन फॉर्म ले लेती है, मतलब डीमन वाला ह्यूमन फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमनॉइड, डीमोनॉइड, हाँ जो भी तुम बोलो, उसका फॉर्म ले लेती है। और फिर वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि कहता है कि ये जो बच्चा है वो मेरे रिश्तेदार का है और मैं इसे यहाँ लेने आया हूँ। लेकिन ये जो हमारी डीमन वुल्फ गर्ल है वो मना कर देती है कि वो हारुतो को उसे नहीं देगी। वो हारुतो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से अब हारुतो उसका मास्टर बन गया है, तो वो अपने मास्टर को नहीं छोड़ सकती। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो हारुतो है, माँ का दूध चाहिए यार उसे, क्योंकि वो छोटा बच्चा है और माँ के दूध की तो यार छोटे बच्चों को सख्त ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हमारा हीरो जो है भूख के मारे मर रहा होता है और वो जो बंदा रहता है वो भी अपने साथ दूध लेके आता है, क्योंकि उसे भी बच्चे के बारे में पता था कि बच्चा भाई बिना माँ के दूध के सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके बाद वो डीमन वुल्फ गर्ल जिसका नाम फ्ले है वो जैसे तैसे मान जाती है और फिर हारुतो और फ्ले दोनों उस आदमी के साथ चले जाते हैं उसके घर। और फिर 9 साल बीत जाते हैं और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अब 9 साल का हो चुका है, थोड़ा बड़ा हो चुका है और उसकी एक बहन भी है जो कि सगी बहन तो नहीं है, वो उस आदमी की बेटी है जो हारुतो को लेकर आया था अपने साथ में। तो हारुतो और उसकी न्यू फैमिली खाना खा रहे होते हैं बैठकर, लेकिन हारुतो की जो छोटी बहन होती है वो पता नहीं क्यों हारुतो को पसंद नहीं करती उसके साथ। उसके सामने वो शाय रहती है, बहुत ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है और उसे इग्नोर करती है।
लेकिन वही दूसरी तरफ वो फ्ले के साथ काफ़ी अच्छे से रहती है और फ्ले को काफ़ी पसंद भी करती है। हो सकता है क्योंकि दोनों ही लड़कियां हैं इसलिए। तो जब हारुतो को पता चलता है कि उसकी छोटी बहन शायद उसे पसंद नहीं करती तो वो अपनी माँ को कहता है, लेकिन उस पर उसकी माँ समझाती है कि देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो शायद लड़की इसलिए फ्ले के साथ ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल रहती है और तुमसे बात नहीं करती क्योंकि वो शायद तुम्हारे सामने शाय होगी। लेकिन तुम भी उसे साबित करके दिखाओ कि तुम कितने अच्छे भाई हो और तुम पर वो डिपेंड रह सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो अपने पिता के साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग करता है, जहाँ पर जो उसके पिता होते हैं वो हारुतो को स्वॉर्ड की ट्रेनिंग देते हैं, स्वॉर्डमैनशिप की, भैया कैसे लड़ते हैं एक तलवार के साथ। और इस ट्रेनिंग सेशन में उन्हें पता चलता है कि हारुतो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसे तलवार चलाना भी आता है। लेकिन फिर भी हारुतो के पिता हारुतो को कहते हैं कि वो अभी काफ़ी एमेच्योर है। इसके बाद वो अपनी वाइफ के पास जाते हैं और उसकी वाइफ पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि हारुतो शायद एक रिटर्न डिमन हो सकता है और रॉयल फैमिली में ऐसा होना शायद पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो हारुतो एक रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करता है। यह सुनकर हारुतो की माँ काफ़ी चिंतित हो जाती है और कहती है कि वो डिमन कैसे हो सकता है, उसके तो कोई विंग्स वगैरह भी नहीं है, ना ही उसके कोई सिंग वगैरह हैं। तो उसके पिता कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ और तुम्हारी तरह मैं भी यही चाहता हूँ कि हारुतो एक नॉर्मल लाइफ जिए। और जब हारुतो के माता पिता ये बात कर रहे होते हैं तो उसकी जो छोटी बहन होती है वो भी थोड़ा बहुत बात सुन लेती है और जो हमारा एपिसोड 1 है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखो मैं कुछ चीज़ें मिस कर दी है बताना, जो कि मैं बता नहीं पाया हूँ, तो तुम जैसे ही एपिसोड देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा और तुम्हें आई थिंक ये एनिमे पसंद भी आएगा। मतलब अगर तुम इससे का एनिमे फ़ैन हो तो शायद डेफिनेटली तुम्हें ये पसंद आ जाएगा, क्योंकि ओवर पावर्ड भाई मेन कैरेक्टर है हमारा इसमें। खैर तुमने अगर इसका एनिमे का एपिसोड 1 देख लिया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हें कैसा लगा और क्या तुम आगे से कंटिन्यू रखने वाले हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी यार लाइक कर देना और कमेंट में बताना तुम्हें कैसा